अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 16 के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर। ये पॉइंट्स रह गए थे जो पिछले लेक्चर्स में मिस हो गए थे, तो वो मैं पॉइंट्स आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जी तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस करंट की मुखालफत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह ही जब भी कैपेसिटर में से करंट गुजरेगा तो कैपेसिटर भी करंट की मुखालफत करता है, करंट को अपोज करता है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है। जब भी कैपेसिटर करंट की मुखालफत करेगा, करंट को गुजरने में रुकावट पैदा करेगा, उस रुकावट को हम बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो उसका जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। उसका जो फार्मूला है वो आपके पास बचे है XC = 1/2πfc। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास 2πf ओमेगा की इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/ωc। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का। हमारे पास एक और फार्मूला भी है, वो भी देख लीजिएगा। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है, XC = VRMS/IRMS, यानी वोल्टेज की RMS वैल्यू को करंट की RMS वैल्यू पर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिएक्टेंस आ जाती है। तो अब इसके यूनिट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ये VRMS के यूनिट्स होते हैं वोल्ट और IRMS के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। आप लोग जानते होंगे वोल्ट पर एम्पेयर किसकी इक्वल होता है, ओम की इक्वल होता है। तो बिल्कुल इसका यूनिट्स क्या है, ओम ही है। जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स है भाई, रेजिस्टेंस भी तो करंट के खिलाफ मुजाहमत है, तो रिएक्टेंस भी करंट के खिलाफ मुजाहमत है। वो अलग बात है, वो रेजिस्टर ऑफर करती है करंट के खिलाफ मुजाहमत और यहाँ पे कैपेसिटर ऑफर कर रहा है, तो यूनिट्स दोनों के सेम ही होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। बिल्कुल वही बात हो गई, इंडक्टर भी करंट के खिलाफ मुजाहमत पैदा करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो वो जो मुजाहमत ऑफर करता है करंट के खिलाफ, उस मुजाहमत को हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से, क्योंकि L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे XL से। तो आपके पास इसका फार्मूला क्या आएगा, इसका फार्मूला है 2πfL। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि 2πf किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, ωL आ गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। तो इसका दूसरा फार्मूला बिल्कुल यही वाला है, इस फार्मूले से भी हम XL फाइंड आउट कर सकते हैं। तो XL का दूसरा फार्मूला सेम है, VRMS/IRMS। इस फार्मूले के ज़रिए भी आप रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से यूनिट्स क्या आएंगे, ओम यूनिट्स आएंगे, वोल्ट पर एम्पेयर विच इज़ इक्वल टू ओम। इसलिए तमाम के यूनिट्स क्या है, सेम है। रजिस्टर में करंट गुजरेगा उस वक्त भी यूनिट्स ओम, कैपेसिटर में से करंट गुजरेगा उस वक्त भी मुजाहमत के यूनिट्स ओम, इंडक्टर में से करंट गुजरेगा उस वक्त भी करंट की जो मुखालफत हो रही है उसकी जो पैमाइश करेंगे वो ओम में करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास 2π कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। अगर ये तमाम कांस्टेंट और इक्वल को ख़त्म किया जाए तो आपको पता है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आती है, आपके पास क्या बच जाएगा, फ्रीक्वेंसी बच जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रेशो में है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टेंस आपके पास कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्टेंस कम से कम हो तो आपको वो सोर्स अप्लाई करे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे इंडक्टर की तरफ आते हैं। इंडक्टर में भी 2π कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, F बच जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे इंडक्टेंस इसकी जो रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के एंटी हुए ना। ठीक है, एंटी कैसे, मुखालफ कैसे हुए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसकी रिएक्टेंस कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इसकी रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। उसमें से एक टॉपिक आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या है भाई, इम्पीडेंस भी करंट के खिलाफ मुखालफत है। जब हमारे पास एक ही सर्किट में, यहाँ पे देखिएगा, एक ही सर्किट में रेजिस्टेंस भी मौजूद है, इंडक्टर भी मौजूद है और कैपेसिटर भी
मौजूद है, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये आपके पास रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इसकी ये रेजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस होगी, ये कैपेसिटर है तो इसकी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होगी, और ये आपके पास इंडक्टर है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा करंट के ख़िलाफ़, ये तीनों मिलके करंट के ख़िलाफ़ जो नेट मुज़ाहमत पैदा करेंगे उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, तो ये किसकी इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के प्लस रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर प्लस रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो इसके यूनिट्स भी वही हैं, ओम, क्योंकि इसका फार्मूला भी जो जनरल फार्मूला है वो वही आएगा, VRMS ओवर IRMS। इसके यूनिट्स क्या निकलेंगे, ओम निकलेंगे। तो ये दरअसल कंबाइंड इफेक्ट है तीनों का। जी तो बच्चों हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या इंडक्टर में पावर डिसिपेट होती है या नहीं होती, होती है तो कितनी होती है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, तो वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने दो वेव फॉर्म्स ड्रा किए हैं, ये आपके पास टाइम और करंट के दरमियान वेव फॉर्म है, और ये आपके पास टाइम और वोल्टेज के दरमियान वेव फॉर्म है। तो ये इस वेव फॉर्म को मैंने क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ये एक क्वार्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और यहाँ पे देखिएगा ये भी करंट के 4 क्वार्टर्स बना दिए हैं, 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर इसको आपने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, भाई इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और करंट क्या करता है, लैग करता है, तो यानी वोल्टेज का हमेशा फेज़ ज़्यादा होता है। तो इसका यहाँ पे फेज़ ऑटोमेटिक देखिएगा π/2 बनेगा, तो यहाँ पर इसका फेज़ कितना बनेगा, 0 बनेगा, इसलिए मैंने इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसको मैंने पिछले टॉपिक में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। पहले तो देख लें पावर का फार्मूला क्या होता है। जो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, वोल्टेज और करंट का। अब फर्स्ट क्वार्टर्स में देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है ना वो मीन वैल्यू से ऊपर है, इसका मतलब है ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी अभी आपकी वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन से ऊपर है, ऊपर वो वैल्यू को हम लेते हैं पॉजिटिव। इसका फर्स्ट क्वार्टर देखिए, इसका फर्स्ट क्वार्टर क्या है, मीन पोजीशन से ऊपर है, करंट फर्स्ट क्वार्टर में वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी मीन पोजीशन से ऊपर है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आएगा। तो आपकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, इस वक्त जो इंडक्टर है वो एनर्जी रिसीव कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। अब एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। नेक्स्ट चले सेकंड क्वार्टर में चलते हैं। इसका जो सेकंड क्वार्टर है ना वो है नेगेटिव, क्योंकि ये मीन पोजीशन से नीचे है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अभी आपकी जो वोल्टेज है ना वो नेगेटिव में है, और यहाँ पे जो करंट है देखिए अभी भी मीन पोजीशन से ऊपर है सेकंड क्वार्टर में, तो इसका भी मीन पोजीशन से ऊपर है, इसलिए हम इसके क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो याद रखिएगा। और नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है। जितनी उसने गेन की थी उतनी उसने क्या कर दी, लूज़ कर दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, इन क्वार्टर में एनर्जी गेन की थी उतनी एनर्जी उसने सेकंड क्वार्टर में लूज़ कर दी। थर्ड क्वार्टर में चलते हैं। देखिएगा थर्ड क्वार्टर में जो वोल्टेज है वो अभी भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और जो थर्ड क्वार्टर में करंट भी अब क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो दोनों क्या हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, गेन हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर में चलिएगा। फोर्थ क्वार्टर में आपकी वोल्टेज पॉजिटिव में चलेगी, क्योंकि मेन पोजीशन से ऊपर है, लेकिन करंट अभी भी मेन पोजीशन से नीचे है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव आपका आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है। जितनी उसने गेन की थी उतनी उसने क्या कर दी, लूज़ कर दी। तो इसका मतलब है इंडक्टर एनर्जी खुद यूज़ नहीं कर रहा। एक क्वार्टर में अगर वो एनर्जी गेन करता है तो दूसरे क्वार्टर में एनर्जी वो वापस दे देता है, ले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ एनर्जी यहाँ पे लूज़ या पावर यहाँ पे लूज़ नहीं हो रही। इन प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव, जहाँ पर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में या कैपेसिटर लगा हुआ है, वहाँ पर पावर डिसिपेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसलिए हम जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर को हम एज आ चोक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब भाई चोक क्या है,
चोक एक ऐसा आला है जो एसी करंट को कंट्रोल करता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है भाई, अभी बताया कि ये खुद एनर्जी इस्तेमाल या पावर इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसे हम इसलिए हम इसे एसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर डिसिपेट नहीं होती, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर डिसिपेट नहीं होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।